मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोगों का जो वीडियो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। क्लास 10th के लिए वीडियो है। इसमें 2 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा और 20 के दांव, ये 2 चैप्टर है। इस दोनों चैप्टर का जो है लगभग हर चैप्टर का जो है दोनों चैप्टर का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको कहीं से भी जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 चैप्टर के लिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और 20 के दांव के लिए, आपको अलग से कहीं से भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई कैसा भी घुमा करके ऑब्जेक्टिव आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में, आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके जो है इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से जो है आप जवाब दीजिएगा और कमेंट में जो है इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ABC करके जो है जवाब जरूर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है परीक्षा में जो है यहीं से जो है आपका प्रश्न छपेगा, एकदम आप गारंटी रख लीजिए, जो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा 2 चैप्टर के लिए। और इसी तरह से जो है वीडियो अदर चैप्टर का भी आते जाएगा, 2 चैप्टर करके जो है आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है आते जाएगा। तो इसमें लगे रहिए और पेशेंस थोड़ा सा रखिए। पेशेंस रख करके इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है आपका पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है गोधली बुक का। गोधली बुक का जो है आप लोग पढ़े हैं, गोधली बुक का जो है चैप्टर, गोधली बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और इसके जो चैप्टर 1 जो है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका जो है वीडियो बना दिया गया है और 20 के दांत जो है उसका भी वीडियो बना दिया गया है। उसको जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है आंसर देने में जो है सहूलियत होगा, आसानी होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। आंसर क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, जो लेखक के बारे में जितना हो सकता है जानकारी हर एक चैप्टर में जो है आप लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है लेखक के बारे में पूछा जाता है और हर एक बच्चा का जो कमजोर नस होता है वो लेखक के बारे में जानना ही होता है। अगर लेखक के बारे में आप जान जाते हैं तो आपका पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्लियर है? माता का जो नाम था, माता का नाम वो था भीमाबाई। क्लियर है? इनका जन्म जो है, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जन्म स्थान जो इनका है, जन्म स्थान जो है वो था महू जिला है, महू मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका रहेगा लेखक से रिलेटेड। क्लियर है? आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और जन्म स्थान जो है महू मध्य प्रदेश है। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए लेखक किसे आवश्यक मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं लेखक।
वो है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम का विभाजन। मतलब कि अच्छे से काम करने के लिए जो है काम का बंटवारा जरूरी है। चैप्टर में बताया गया था आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। कैसा कारण बना हुआ है? तो बताए थे आपको चैप्टर में, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। आप लोग को चैप्टर में बताया गया था। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, मुख्य नायक। मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक जो है, आप लोग याद रखिएगा, जो लेखक जो होते थे हर एक चैप्टर में जो है लेखक जो होते थे, उनका बहुत सारा पत्रिका होता था, अखबार होता था, उपन्यास होता था, ग्रंथ होता था, है ना। तो ये सारा कुछ जो है हमको याद रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा सम्मान उनको मिला था, समझ रहे हैं ना। किस किस विश्वविद्यालय में जो है अध्यापन का काम किए थे, समझ में आ रहा है बात। किस किस आंदोलन से वो भाग लिए थे, ये सब चीज हमको याद रखना बहुत जरूरी है लेखक के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव जब आप देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जो है आपका ये सारा पॉइंट जो है क्लियर हो जाता है, अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव बनाया गया, इसमें सारा क्वेश्चन डाला गया है। चैप्टर में जितना भी चीज है सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो ध्यान बना के रखिए। आप लोग याद रखिएगा कि मुख्य नायक जो है वो अखबार है, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था। समझ में आया? मुख्य नायक अखबार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो है 1956 में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो है दिल्ली में हुआ था, 1956 में हुआ था। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हम बता चुके हैं, अभी तुरंत आप लोग को बताया है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक अर्थ क्या है? मतलब अंबेडकर जी की दृष्टि में जो है भाईचारा का मतलब क्या होता है? तो मतलब भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, आप लोगों को चैप्टर में बताया गया है। इसीलिए चैप्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चैप्टर देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप फूंक दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपके लिए कोई बड़ा चीज रहेगा नहीं, एक बार चैप्टर आप देख लीजिएगा तब। इसलिए चैप्टर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर जाकर के आप देख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो वो है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, ठीक है। सभ्य समाज के लिए, अच्छा समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए जो है आवश्यकता जो है वो है श्रम विभाजन। काम का बंटवारा आवश्यक है, ठीक है। जाति प्रथा जो है वो आवश्यक नहीं है। जाति प्रथा जो है वो आवश्यक नहीं है अच्छा समाज के लिए। श्रम विभाजन आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? तो ये न्यूयॉर्क गए थे। कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, आपको बताया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? हम बताए थे 3 व्यक्ति से जो है ये प्रेरणा लिए थे। पहला व्यक्ति थे बुद्ध, दूसरा थे कबीर, तीसरा थे ज्योतिबा फुले। ये तीनों व्यक्ति को जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फॉलो करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो आपका है, आगे जो है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब आयोजित किया गया था? कब हुआ था आयोजन इसका? ये हुआ था 1936 में। आपको बताया गया था ना, जाति पाति तोरक मंडल में भाषण देने के लिए ये गए थे भीमराव अंबेडकर, है ना। तो भाषण जो था इतना क्रांतिकारी था कि आयोजक जो है वो घबरा गए थे और घबरा करके जो है वो जो भाषण था उसी को रद्द कर दिया था। क्लियर है बात? आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो आपको पता है ये भाषण है। क्या है? ये एक भाषण है, याद रखिएगा। भाषण ही देने के लिए गए थे। भाषण देने के लिए जब गए थे ना तो आयोजक घबरा गया था और जो भाषण का आयोजन हुआ था उसी को रद्द कर दिया था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या किए थे, उस भाषण को जो है किताब के रूप में जो है छपवा दिए थे, और ताकि जो है पूरा देश उसको पढ़ सके।
आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है। यहाँ पर जो है रचना भी आप लोगों को याद रखना है। इनका जो है कुछ रचना जैसे है, जैसे कि मान लीजिए आपका द कास्ट इन इंडिया, ये अंबेडकर जी का रचना है। द कास्ट इन इंडिया, इसको याद रखिएगा आप। द अनटचेबल हु आर दे, ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर सुधराज, ये भी जो है अंबेडकर जी की रचना है। ये तीनों रचना जो है आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारा रचना है, लेकिन ये तीन रचना जो है वो आपके लिए बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन रचना आप याद रखिएगा। और एक रचना और है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, है ना, जो आपको किताब में आप लोग पढ़ रहे हैं। मतलब आपका जो ये जो चैप्टर है उसी बुक से है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ऐसे करके है। फिर इनमें से सभी मतलब तीनों उन्हीं का रचना है, भीमराव अंबेडकर जी का। इसको याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 बार 3 बार होगा, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 2 बार 3 बार इसमें जान करके दिए हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। वो कार्य कुशलता के लिए। किस लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए, मतलब कि काम का बंटवारा इसलिए चाहता है, इसलिए मतलब कि श्रम विभाजन चाहता है ताकि कार्य जो है कुशलता से हो पाए, अच्छा से काम हो पाए। आगे हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह हम बताए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इनका भाषण का संकलन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो देखिए ये नया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ललई सिंह यादव। कौन किए थे? ललई सिंह यादव जो है हिंदी में रूपांतरित किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, हम बताए थे आपको, दलित परिवार में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं लेखक को इस युग में कहां विडंबना दिखाई पड़ती है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि लेखक को जो है जातिवाद में जो है विडंबना दिखाई पड़ता है। विडंबना का मतलब होता है आश्चर्य। विडंबना का क्या मतलब होता है? आश्चर्य। लेखक को आश्चर्य होता है कि अभी के युग में भी जो है लोग जाति प्रथा की बात करते हैं, जाति प्रथा को जो है बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जातिवाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो माता का नाम आपको हम बताए थे क्या था? भीमाबाई था। बताए थे ना, माता का नाम क्या था? भीमाबाई था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। तो ये किए थे 1920 में किए थे। कब किए थे? 1920 में, याद रखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन जो है फंसाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन है आपका लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में आश्चर्य की बात क्या है? विडंबना मतलब आश्चर्य। आश्चर्य की बात यह है कि जातिवाद के पोषक, मतलब पोषक का मतलब होता है समर्थक, समर्थन करने वाला, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। यही आश्चर्य की बात है कि अभी के समय में भी जो है जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग अभी भी हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखते हैं लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो हम बताए थे आदर्श समाज का जो आदर्श समाज कैसा था, चैप्टर में बताया गया था, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो, समता पर आधारित हो, या समानता, समता समानता एक ही बात हो, या भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारे पर आधारित हो। तो ऐसा ही समाज आदर्श समाज होना चाहिए। ठीक है, लेखक के अनुसार लेखक ऐसा ही समाज चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो वो मानते हैं जाति प्रथा को। जाति प्रथा के कारण ही जो है आपका भारत में जो है बेरोजगारी जो है बढ़ता है। बेरोजगारी जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है जाति प्रथा के कारण ही। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो द कास्ट इन इंडिया आपको बताए थे, तीन बुक का नाम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। द कास्ट इन इंडिया, इसका पूरा नाम है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ये भीमराव अंबेडकर का जो है रचना है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये सब क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम दिए हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए सारा।
आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है तो हानिकारक है। आर्थिक पहलू से जो है, रुपया पैसा पहलू से भी जो है जाति प्रथा जो है क्या है, हानिकारक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था महू मध्य प्रदेश में। आपको शुरू में भी बता दिया गया था अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिए इनका पत्रिका था बहिष्कृत भारत। कौन सा पत्रिका था? बहिष्कृत भारत था, ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान कौन लिखे थे? भीमराव अंबेडकर। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हम पढ़ चुके हैं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, बचपन में अंबेडकर को विद्यालय में किस प्रकार का भेदभाव सहना पड़ता था? तो उनको जो है पानी पीने नहीं दिया जाता था, उनको दूर बैठाया जाता था, क्लास में सभी बच्चों के साथ वो बैठ नहीं सकते थे, उनको जो है कोने में जो है एक जगह दे दिया जाता था, वो अपना बोरा घर से लेकर के आते थे बिछाने वाला, उस पे ही बैठते थे, वहीं से पढ़ते थे। पानी पीने के लिए भी जो है नहीं देता था, उनके लिए अलग पात्र रखा जाता था, बर्तन रखा जाता था, उसमें वो पानी पीते थे। ये भेदभाव होता था उनके साथ में। आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस देश भेजा गया था? तो अमेरिका भेजा गया था। अमेरिका में कहां भेजा गया था? तो न्यूयॉर्क भेजा गया था, याद रखिएगा। और किस यूनिवर्सिटी में भेजा गया था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में भेजा गया था उनको। अंबेडकर किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अभी बताए हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किए थे, याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर ने किन विषयों में महारत हासिल किया था? महारत हासिल किए थे, 3 सब्जेक्ट में महारत हासिल किए थे, उसका शिक्षा लिए थे, कानून में, अर्थशास्त्र में और धर्मशास्त्र में। ध्यान रखिएगा, कानून, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, अंबेडकर ने किनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया? तो अंबेडकर जी जो हैं मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, स्त्रियों के लिए जो है उसके अधिकार के लिए जो है आंदोलन किए थे, लड़ाई किए थे। वो सिर्फ भाषण नहीं दिए थे, वो जो है जमीन पर उतर करके जो है जमीनी रूप से जो है उसके लिए आंदोलन किए थे, उसके लिए लड़े थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए किए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, अंबेडकर को किन 3 महान व्यक्तियों से प्रेरणा मिली है? तो ये बता ही दिए हैं, बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फूले से। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत का संविधान तैयार करने की जिम्मेवारी किसे दी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। क्लियर है। उसके बाद आगे है आपका, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? वो शरीर का त्याग कब किए थे? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को किए थे। कहां किए थे? तो दिल्ली में किए थे, याद रखिएगा। दिल्ली में वो किए थे, अपने देह का जो है त्याग किए थे, दिल्ली में किए थे। क्लियर है। 6 दिसंबर 1956 डेट के साथ याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए 6 दिसंबर दे देगा या 1956 दे देगा, डेट अलग कर देगा, इसलिए डेट के साथ याद रखिएगा। जाति भेद का उच्छेद का अंग्रेजी नाम क्या है? तो अंग्रेजी नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और यही जो आपका पुस्तक है, यही जो आपका बुक है, उसी से आपका ये लिखा गया ये चैप्टर है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी पुस्तक में दिया। ये एक पुस्तक है, जातिवाद का उच्छेद जो है एक पुस्तक है। किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है, और उसी का एक अंश है, उसी से थोड़ा सा ले लिया गया है और अपनी किताब में डाल दिया गया है ना। तो उसका नाम दे दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस पुस्तक से लिया गया है? तो आप बोलिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, 1936 में अंबेडकर को किस सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाया गया था? तो 1956 में जो है जाति पाति तोड़क मंडल जो सम्मेलन था, इसका वार्षिक सम्मेलन होता था, और कहां पे हुआ था? 1936 में। 1936 में जो है लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था आयोजन? लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल का जो है आयोजन हुआ था, और वहीं पर जो है इनको भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। किनको? बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर को। लेकिन इनका जो भाषण जो लिख करके गए थे, इतना क्रांतिकारी भाषण था कि जो वहां पे बवाल हो जाता, देश में जो अराजकता फैल जाता है ना। उस समय जो था 1936 का दौर, आप समझ सकते हैं, देश के आजादी का जो है पीक पॉइंट था। सभी लोग जो है देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय, ठीक है। उस समय जो है देश की आजादी के लिए जो है सभी लोग संघर्ष कर रहे थे। अगर ये भाषण पढ़ा जाता, इनका भाषण दे दिया जाता, तो उस समय क्या हो जाता, देश की आजादी का मुद्दा हट जाता और जातिवाद का मुद्दा आ जाता, जाति का मुद्दा आ जाता। इससे क्या होता है कि उस आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था उस पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से जो है आयोजक जो है घबरा गए थे और उनके जो सम्मेलन था, सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया था। उस समय जो है ये भाषण नहीं हो पाया था। फिर भी बाबा साहब रुकने वाले नहीं थे। वो क्या किए थे, वो जो भाषण लिख करके गए थे, उस भाषण को जो है एक किताब के रूप में छपवा दिया। उस किताब का नाम था जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। समझ में आ रहा है ना बात, याद रखिएगा। देखिए यहाँ अंबेडकर का भाषण क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, आयोजक घबरा गए थे। आयोजक क्या हुए थे, घबरा गए थे। और जो वो आयोजक हुआ था, जाति पाति तोड़क मंडल का जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है जातिवाद का समर्थक किस बात का तर्क देते हैं, मतलब जातिवाद को जो बढ़ावा देते हैं या समर्थन करते हैं, वो क्या तर्क देते हैं, वो क्या कहते हैं, वही लेखक यहाँ बताते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। मतलब जातिवाद के जो समर्थन करने वाले हैं, जाति प्रथा जो समर्थन करने वाले हैं, वो तर्क देते हैं कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही रूप है। मतलब कि जैसे श्रम विभाजन, जैसे काम का बंटवारा करते हैं, उसी तरह जाति प्रथा भी वही काम करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। यही जातिवाद के समर्थक जो है ये तर्क देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा केवल किसका विभाजन नहीं करती है, तो श्रमिकों का ही सिर्फ विभाजन नहीं करती है। मतलब कि जो है सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं करती है। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार कुम्हार का बेटा क्या करेगा, वो जो है मिट्टी का बर्तन बनाएगा। मतलब कि जो है आप जिस जाति में जन्म लिए हैं, आपका उस जाति में जो काम होता है वही काम आपको करना होगा। अगर आप मोची में जन्म लिए हैं, मोची के बेटा हैं, आप जूता ही बनाइएगा। कुम्हार के बेटा हैं तो आप मिट्टी का बर्तन ही बनाइएगा। धोबी के बेटा हैं तो कपड़ा ही साफ कीजिएगा। बढ़ई के बेटा है तो लकड़ी का ही काम कीजिएगा। ये जाति प्रथा का जो है, जाति प्रथा में जो है ये बुराई है, ये लेखक बताते हैं। तो यहाँ पे वही है कि कुम्हार का बेटा जो है जाति प्रथा के अनुसार कुम्हार का बेटा क्या करेगा, तो मिट्टी का बर्तन बनाएगा। आगे है आपका जाति प्रथा के अनुसार मोची का बेटा क्या करेगा, तो मोची का जो बेटा है आपका वो जूता बनाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अंबेडकर के अनुसार हर समाज में क्या आवश्यक है, हर समाज में क्या आवश्यक है, सभी कामों का सम्मान। सभी कामों का सम्मान मतलब अच्छा समाज में जो है सभी कामों का और काम करने वालों का दोनों का सम्मान होना जरूरी है, दोनों का सम्मान होना चाहिए। क्लियर है। आगे समाज को कुशल और खुश रखने के लिए क्या आवश्यक है, समाज को अगर अच्छा से खुश रखना है और कुशल रखना है तो क्या आवश्यक है, तो हर व्यक्ति को जो है अपने पसंद के अनुसार जो है काम चुनने का जो है आजादी होना चाहिए। जाति प्रथा में क्या होता है कि आपके पिताजी का जो जाति है उसी जाति के अनुसार आप काम कीजिएगा, अपना काम आप बदल नहीं सकते हैं। जाति प्रथा ये नियम है जाति प्रथा में, है ना। आप दूसरा काम में आपको अगर मन लग रहा है, आप दूसरा काम करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गाना गाने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप गाना नहीं गा सकते हैं। आपका पुश्तैनी काम जो है वही काम आपको करना है, ये जाति प्रथा कहता है ना। तो इसमें जो है बुराई है। वही लेखक कहते हैं कुशल और खुश रखना है समाज को, तो उसमें जो है हर एक व्यक्ति को जो है अपना काम जो है अपना पसंद का काम चुनने का अधिकार होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं जाति प्रथा बच्चे का भविष्य कब तय कर देती है। जाति प्रथा जो है जन्म से पहले ही, मतलब कि बच्चा जो है माँ के पेट में आता है उसी समय से जो है वो क्या काम करेगा, धरती पर जब वो आएगा तो वो क्या काम करेगा उसी समय तय हो जाता है, उसको क्या बनना है। बच्चा से पूछा भी नहीं जाता है कि तुम क्या बनेगा, बच्चा का रुचि, बच्चा का प्रतिभा भी नहीं देखा जाता है कि वो क्या करेगा, बड़ा होकर के क्या बनेगा। वो पहले ही तय कर दिया जाता है कि बड़ी का बेटा है तो बड़ी ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना। ये जाति प्रथा में है और ये बुराई है जाति प्रथा का। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है जाति प्रथा बच्चों का भविष्य किस आधार पर तय कर देता है, तो माता पिता की जाति के आधार पर।
आपके माता पिता का जो जाति है उसी आधार पर जो है आपका भविष्य रहेगा, ठीक है ना। जाति प्रथा का ये खराबी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, जाति प्रथा किन बातों की उपेक्षा करती है। उपेक्षा मतलब अनदेखा करती है। किन बातों को जो है अनदेखा करती है, मतलब कि यहाँ पर जो है आदमी का जो है प्रतिभा नहीं देखता है, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, रुचि है, वो नहीं देखता है। किस चीज में जो है वो अच्छा, कौन सा काम वो अच्छे से कर सकता है, क्या उसका योग्यता है, वो चीज नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन जीवन भर के लिए उसको जो है एक ही पेशा में बांध करके रख देता है। जो उसका पिताजी जो कर रहा है, उसका पुश्तैनी जो काम है, पुरखों से जो काम चल रहा है वही काम करेगा वो, उसमें उसको बांध करके रख दिया जाता है। जाति प्रथा ये करता है। प्रतिभा, रुचि और योग्यता नहीं देखता है, किस आदमी में कौन सा प्रतिभा है, क्या उसमें उसका रुचि है, क्या उसका योग्यता है। अंबेडकर के अनुसार आज के समय में क्या बदल रहा है। आज के समय में नई नई मशीनें आ रही है। नई नई मशीन आने के कारण क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप समझिए। लोग को जाति प्रथा में जो है लोगों को जो है उसके पुश्तैनी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन अभी बदलते समय में क्या हो रहा है कि नया नया मशीन आ रहा है और लोगों का पुश्तैनी काम जो है ना, वो काम कर रहा है मशीन। जैसे कुम्हार का जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, अब वो मशीन से ही हो रहा है। अब मशीन से हो रहा है तो अब क्या वो कुम्हार को जो है काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जब काम नहीं मिलेगा तो वो बेरोजगार होगा, वो भूखा मरेगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं, जाति प्रथा भारत में किस समस्या का प्रमुख कारण बना हुआ है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है, बेरोजगार होगा, आपको हम बता चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यदि किसी का पुश्तैनी काम मशीन करने लगे तो जाति प्रथा उसे क्या करने से रोकती है, नया पेशा अपनाने से। मतलब कि अगर उसका कोई पुश्तैनी काम जो है अगर मशीन करने लगेगा, आप भूख कर मर जाइए। आपको अगर भूख लगा हुआ है तो आप भूखे मर जाइए। आपको काम नहीं मिल रहा है तो यो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका परिवार भूखे मर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पेशा बदल नहीं सकते, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपका काम मशीन करने लगेगा तो आप क्या करिएगा, आप तो बेरोजगार हो जाइएगा। वही चीज यहाँ पर है। और नया पेशा तो आपको चुनने मिलेगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, गलत जाति में जन्म लेने पर किसका नाश हो जाता है, तो प्रतिभा का नाश हो जाता है। जो आपके अंदर प्रतिभा है, अगर गलत जाति में अगर आप पैदा ले लेते हैं तो आप में जो प्रतिभा है वो उसका नाश हो जाता है, उसको कोई काम का ही नहीं रहता है कि नहीं। प्रतिभा का मतलब गुण होता है। मनपसंद काम ना मिलने पर व्यक्ति कैसा काम करता है, तो मजबूरी में वो काम करता है। अगर मन का काम उसको नहीं मिलेगा, अगर आप ही को जो है आपके मन लायक काम नहीं मिलेगा तो आप मजबूरी में वो काम कीजिएगा, मन दाब करके काम कीजिएगा। तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। मतलब अंबेडकर जी के अनुसार जो है समाज जो है किस 3 सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो अभी बता चुके हैं आपको, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर होना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी पसंद का जीवन जीना, मतलब अपने अनुसार आप जीवन जिए, किसी का दबाव आप पे ना हो, वो स्वतंत्रता हुआ। काम चुनने की आजादी हो, मतलब आप अपने अनुसार आप काम कीजिए, आपका जो मन है वो आप काम कीजिए। कोई दबाव नहीं डालेगा कि आपको जो है आप तुमको यही काम करना है, कोई दबाव नहीं डाले। इसी का नाम है स्वतंत्रता, इसी का अर्थ है स्वतंत्रता, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का मतलब क्या है। सभी को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। समानता का मतलब है सभी को जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, सब बराबर है, सबको समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। यही है समानता। उसके बाद आगे है आपका भाईचारे का अर्थ क्या होना चाहिए। भाईचारे का मतलब होता है एक दूसरे का हित और सम्मान की भावना रखना चाहिए, वही है भाईचारा। क्लियर है। 3 चीज बताए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताया था आपका क्या, स्वतंत्रता, दूसरा बताए थे समानता, और उसके बाद बताए थे भाईचारा। तीनों का अर्थ बता दिया है ना। स्वतंत्रता का मतलब हुआ अपने अनुसार जीवन जीना, अपना जीवन जो है अपने मर्जी से जीना।
समानता का मतलब है जो समान अधिकार मिलना चाहिए। भाईचारे का मतलब है जो एक दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे और सम्मान की भावना एक दूसरे के प्रति रखेंगे, यही है आपका भाईचारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर ने आदर्श समाज की तुलना किससे की है? मतलब आदर्श समाज कैसा होना चाहिए और किससे उसकी तुलना की है? तो दूध पानी के मिश्रण से किए हैं, है ना? किए हैं ना? जब दूध और पानी मिल जाता है तो दोनों का भेद खत्म हो जाता है। उसी तरह समाज को भी जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए। कोई भी वहां ऊंच कोई भी नीच नहीं होना चाहिए समाज में, ठीक है? वही चीज यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है एक जीवन शैली है, मतलब जीवन जीने का तरीका है लोकतंत्र। आगे हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र में सबसे आवश्यक चीज क्या है? लोकतंत्र में सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो एक दूसरे के प्रति सम्मान जो है वो लोकतंत्र में सबसे आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। सभी को जो है बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ऐसा न है कि कोई अमीर है उसको ज्यादा अवसर मिलेगा, जो गरीब है उसको अवसर कम मिलेगा। कोई ऊंचा कास्ट में है तो उसको अवसर ज्यादा मिलेगा, कोई निचला कास्ट में उसको अवसर कम मिलेगा। तब क्या होगा? समाज का एक वर्ग आगे बढ़ जाएगा, एक वर्ग बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए समाज को जो है आगे बढ़ाना है ना? तो सबको जो है बराबर लेकर के चलना है, सबको मुख्य धारा में लेकर के चलना पड़ेगा, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बच्चों को क्या मिलना चाहिए? तो बच्चों को जो है लेखक के अनुसार बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है युवाओं को क्या चुनने का स्वतंत्रता होना चाहिए? तो युवाओं को जो है अपना करियर चुनने का स्वतंत्रता होना चाहिए। उसको जो मन है वो काम कर सकता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है वो जा सकता है। आगे है, व्यक्ति की पहचान किस आधार पर होनी चाहिए? व्यक्ति की पहचान जो है काम और प्रतिभा से होनी चाहिए। उसके काम और उसमें जो गुण है, जो प्रतिभा है, उस पर उसकी पहचान होनी चाहिए। उसके कास्ट से, उसके जाति से उसका पहचान नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण से आयोजक क्यों घबरा गए? क्योंकि भाषण जो था बहुत ही क्रांतिकारी था। भाषण जो था बहुत ही क्रांतिकारी था, इसलिए आयोजक घबरा गए थे। आगे देखते हैं, अंबेडकर ने किस व्यवस्था को चुनौती दिया था? अंबेडकर जो है उस समय जाति व्यवस्था को जो है चुनौती देने का काम किए थे अंबेडकर जी। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत क्या मानी गई है? तो अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत जो है संविधान और समानता की सोच देना, यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आगे देखते हैं, एक जाति एक काम का सिद्धांत संबंधित है, किससे है? तो जाति प्रथा से है। एक जाति एक ही काम करेगा, दूसरा काम को नहीं कर सकता। ये सिद्धांत किसमें है? जाति प्रथा में है। आगे है आपका, लेखक के अनुसार हर काम कैसा है? लेखक के अनुसार हर काम जो है, हर काम आवश्यक और सम्माननीय है। लेखक के अनुसार सब काम जरूरी है और सम्माननीय है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जाति प्रथा व्यक्ति से क्या छीन लेती है? तो जाति प्रथा जो है काम चुनने की स्वतंत्रता छीन लेती है। मतलब वो जो है अपने मनपसंद का काम वो नहीं कर सकता है, अपने मनपसंद का काम नहीं चुन सकता है। जाति प्रथा, यही दिक्कत है जाति प्रथा में। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन अंबेडकर के अनुसार जन्म से कोई क्या नहीं होता? जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। यहां देखिए, अंबेडकर के अनुसार सम्मान किस आधार पर मिलना चाहिए? तो प्रतिभा और कार्य के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति या धर्म के आधार पर मिलना चाहिए। प्रतिभा आप में है, आप क्या काम करते हैं उसके अनुसार जो है आपको सम्मान मिलना चाहिए। आप किस जाति में जन्म लिए हैं, किस धर्म में जन्म लिए हैं, किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, इस पे आपको जो है सम्मान नहीं मिलना चाहिए। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है जाति प्रथा की कमियों को उजागर करना और समानता का संदेश देना। मतलब जाति प्रथा में जो कमी है उसको लोगों तक लाना और समानता, मतलब सभी को जो है बराबरी का अधिकार दिलाना, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? सभी मनुष्यों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलना चाहिए, यही मुख्य संदेश है। बी नंबर हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को इसलिए मानता है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा अलग अलग चीज है। श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन
श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब होता है काम, श्रम का मतलब काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा, ठीक है, काम का बंटवारा, ये हुआ श्रम विभाजन। ये ठीक है, ये होना चाहिए, अगर काम बटा रहेगा सब में तब तो जो है काम अच्छा से होगा, है कि नहीं, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाति प्रथा गलत है, जाति प्रथा जो है आपका वो गलत है, जाति प्रथा गलत है। जाति प्रथा में क्या कहा जाता है कि आप एक जाति में एक ही काम करिएगा, दूसरा काम आप चुन नहीं सकते हैं, आपको वही काम करना है जो आपके पूर्वज करते हुए आए हैं, ठीक है, वही काम आपको करना है। तो आधुनिक शब्द समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है, तो कार्य अच्छा से हो, इसीलिए श्रम विभाजन जरूरी है, श्रम विभाजन होना चाहिए, श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। देखिए आगे, आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, आपको बता चुके हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, तीसरा बार ये क्वेश्चन आ गया था, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, है ना, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, या किसने कहा था, यह बात किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर बोले थे। कौन बोले थे, भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते जाइएगा आप, जितना भी क्वेश्चन है इसमें देखिएगा कब कब पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, यहाँ देखिए आप 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पीछे भी चला गया, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा जो है आपको भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, ध्यान रखिएगा ये बात। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए नया है और ये 2021 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यहाँ देखिए 2021 में फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांस है जो आगे भी पूछा जाए। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे है, देखिए ये क्वेश्चन जो 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, रुचि पर आधारित नहीं है, नहीं होने के कारण, मतलब कि जो आदमी का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उस काम को नहीं कर सकता है, इसलिए ये स्वाभाविक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक विभाजन नहीं है। आगे है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए 2022 में फर्स्ट सिटिंग में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। यह क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, तीन बार पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। किस जिला में हुआ था, तो महू जिला में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखिए 2023 में भी ये पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्लियर है, आगे हम लोग देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है। ये क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा गया है ना, कौन थे, इनमें से सभी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर भी थे, इनमें से सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। हु आर शुद्राज किनकी रचना है, तो हम बता चुके थे, तीन गो जो था, तीन रचना बताए थे शुरुआत में, तीन रचना में से एक रचना ये भी है, हु आर शुद्राज, जो किसका है, भीमराव अंबेडकर का। 2023 में देखिए पूछा गया, इनका जो रचना है, जो तीनों हम बताए थे, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, द अनटचेबल किनकी रचना है, ये भी हम बताए थे आपको, द अनटचेबल किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। उनका कुछ रचना है जो आप लोग याद रखिएगा, हु आर शुद्राज, द अनटचेबल, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे हम लोग देखते हैं, और भी एक दो रचना है जो हम लिखा दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, बाबा साहब के नाम, बाबा साहब किन्हें बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। क्लियर है,
आगे देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए 2025 में फर्स्ट सीटिंग, 2023 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, तो दलित परिवार में हुआ था। ये सारा क्वेश्चन जो आपको पहले भी करवा दिया गया है, पिछले स्लाइड में भी। आगे हम लोग देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया बताए है ना, एंड देयर मैकेनिज्म बताए है ना, ये किसका रचना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। देखिए 2025 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे? तो हम बताए थे, एक राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो वो थे बड़ोदरा के राजा थे। बड़ोदरा के राजा जो है उनको छात्रवृत्ति दिए थे, और वो जो है प्रोत्साहित उनको किए थे, जो भीमराव अंबेडकर में जो था प्रतिभा था, है ना, वो अच्छा कर सकते थे। उनकी प्रतिभा को जो है बड़ोदरा के राजा जो है वो पहचाने थे, और वो प्रोत्साहित करके जो है उनको जो है अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे थे। उनको जो है फंडिंग भी दिए थे, पैसा भी दिए थे पढ़ने के लिए, और उनको भेजे थे कहाँ पे? अमेरिका। तो बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर, याद रखिएगा। लोग जो है कंफ्यूजन में ग्वालियर मार देता है, ग्वालियर नहीं, बड़ोदरा के राजा जो थे वो उनके प्रतिभा को पहचाने और उनको पढ़ने के लिए भेजे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? किसको माना है? तो जाति प्रथा को माना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन है, 2026 में पूछा गया है, पिछले बार पूछा गया एग्जाम में, उसके बाद 19 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ये खोज करके निकाला गया है, ठीक है, जो पूछा गया है, किस साल पूछा गया है, सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी अभी तक वो बताए सारा इंपॉर्टेंट है एकदम। अगर उतना आप कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, ऑब्जेक्टिव का टेंशन भूल जाना है आपका। 2 चैप्टर का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत का, ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपको भूल जाना। ये पूरा अगर आपको आता है तब पूरा का जवाब आप दे देते हैं तब। और जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं उसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको 1-2 बार देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? हम बताए थे 1956 में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। ये 2026 में पूछा गया है क्वेश्चन, सारा हम लिख दिए हैं यहाँ पे कब कब पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए थे? तो अछूतों को भी, स्त्रियों को भी, मजदूरों को भी, इनमें से सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देखिए 2026 में पूछा भी गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो चलिए, ये था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो था, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन था। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका हो गया है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है 20 के दांत, है ना। अब उसको भी देख लेते हैं। ये भी जो है लगभग 100 प्रश्न है ना। थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए और पूरा वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका जो है ये सारा परेशानी जो है दूर हो जाएगा। देखिए, और एक बात याद रखिए, गारंटी है कि ये जो भी बताया जा रहा है वो परीक्षा में जो है यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से रहेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। अगर 2 चैप्टर का प्रश्न रहेगा तो यही प्रश्न रहेगा, कितना भी घुमा दे। देखिए आपका जो है नेक्स्ट 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है आपको पता है, हम बता चुके हैं चैप्टर में, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। अगर चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डाला हुआ है, 20 के दांत आप देख लीजिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा आप देख लीजिए, ताकि आप आसानी से जो है इसका आंसर आप दे पाइएगा, तब मजा भी आएगा। तो 20 के दांत जो कहानी है उसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था पटना में, अपना पटना राजधानी है पटना, बदर घाट जगह है, बदर घाट, पटना के बदर घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था, पिता का नाम रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा। माता जो थी, माता का जो नाम था रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा इनकी माता थी, ठीक है। इतना बात जो है आपको याद रखना है, और बाकी जो है आगे क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मदन गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। किसका पिता है? मदन का पिता है। आप कहानी पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं, मदन का पिता गिरधर लाल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, किसके अनुसार सेन साहब
किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। खोखा के कारण जो था वो सेन साहब जो अपना सिद्धांत को, अपना घर का नियम जो है उसको भी बदल दिए थे। जो अनुशासन था, है ना, घर का जो अनुशासन था, जो नियम बना हुआ था घर का, वो सारा नियम जो है खोखा के लिए जो है वो चेंज कर दिए थे। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? मतलब ये बात कौन बोला था, जो ऐसा ही लड़का जो है आगे जाकर के चोर, डाकू, गुंडा बनता है? ये बात कौन बोला था? ये बात बोला था सेन साहब। किसके बारे में बोला था? तो मदन के बारे में बोला था। कहानी में देखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान देते जाइएगा किस किस साल कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको विशेष रूप से उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, और उसका रिवीजन करते रहिएगा। आगे देखते हैं, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था इनका जन्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा जो था सेन साहब का बेटा, उसका दांत कौन तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन तोड़ दिया था। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? कितना रुपया कार था? 7,500। देखिए 19 में पूछा गया है क्वेश्चन। 7,500 रुपया था उसका कार का दाम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। कौन था? खोखा। 2019 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। आगे देखते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था। किससे हो सकता था? खोखा से। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। अभी बता चुके हैं आप लोग को, 2020 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें हैं? किसकी बहन है ये? तो खोखा की बहन है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा है, तो घुमा के क्या पूछेगा? सिंपल कहानी जिसको पता है आंसर देगा। आगे हम लोग देखते हैं, और ये जो है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों जो है, पांचों बहन जो है, ये सेन साहब की बेटी है, जो श्रेया सुशील और सहनशील है, बहुत ही अच्छी है, नियम से बंधी हुई है, घर में कठपुतलियों की तरह रहती है, हंसती खेलती भी ज्यादा नहीं है, किसी चीज को जो है तोड़ती फोड़ती भी नहीं है ना। उसका हर काम के लिए समय फिक्स है कि किस टाइम में जो है वो क्या करेगी। अगर आप चैप्टर पढ़िएगा, वीडियो डाला हुआ है, तब आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा सारा कहानी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह बात कौन बोला था? यह कथन किसका है? तो ये सेन साहब बोले थे अपने बेटे के बारे में। कब बोले थे? हम बताए थे, कहानी में आप लोग देखे थे कि सेन साहब अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे, और उसी बीच जो है सेन साहब जो अपने बेटे के बारे में बोल रहे थे कि मैं जो है खोखा को जो है, मैं खोखा को बड़ा होकर के इंजीनियर बनाऊंगा या बिजनेसमैन बनाऊंगा। सेन साहब ये बात बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? आगे हम लोग देखते हैं, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? मतलब किस तरह की ये जो है विधा है ना, कहानी है कि भाषण है कि निबंध है? तो ये कहानी है, ये याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट में 2026 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्या है? कहानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन जो था अपने पिताजी से मार खाते रहता था, तो मामूली बात था, मार खाना मामूली था। 2021 में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा कौन सा कहानी लिखे हैं? तो विष के दांत लिखे हैं। क्लियर है? ये 2021 में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा था। लिख दिए थे आपको शुरुआत में ही। उसके बाद, सेन साहब की लड़कियां कैसी है? सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो वो सुशील है, श्रेया सुशील और सहनशील है, कठपुतलियों की तरह रहती है घर में। उसके बाद, और बेटियों के लिए जो था सख्त नियम बना हुआ था, बेटा के लिए, खोखा के लिए जो है कोई नियम नहीं था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था वो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है, गिरधर लाल जो था वो मदन का पिता था, और गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था।
और क्लर्क का काम करता था, किरानी था, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? किस कहानी से लिया गया है? विष के दांत से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है 2024-2023 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? वो 5 बेटी है। ठीक है, देखिए पिछला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, जिंदगी और जोंक होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है जिंदगी और जोंक होगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी वाले जीतते हैं। कौन जीतते हैं? झोपड़ी वाले जीतते हैं, याद रखिए। यहाँ पे मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन जो है पड़ोस के आवारागर्द जो लड़का था उसके साथ वो क्या कर रहा था? लट्टों का खेल खेल रहा था गली में, ठीक है ना, लट्टो नचा रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोफर किसको कहा जाता है? सोफर किसको कहा जाता है? आपको कहानी में बताया गया है सोफर जो है ड्राइवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चा को कहते हैं खोखा, बच्ची को कहते हैं खोखी, याद रखिएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम हम बता चुके हैं, पंडित रामावतार शर्मा था। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। आगे हम लोग देखते हैं विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? गिरधर लाल जो है अहाते के एक कोने आउट हाउस में रहता था। मतलब जो है गिरधर लाल अपने महल के बगल में ही, जो अपने घर के बगल में ही उनका गली था, अहाता था। ठीक है, तो उसी में जो है गिरधर लाल का जो था घर था। आगे हम लोग देखते हैं मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, कासू कौन था? सेन साहब को बेटा था, जिसको खोखा कहते हैं हम। आगे हम लोग देखते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था, ये हम बता चुके हैं। देखिए दोबारा पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेखक के बारे में पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव का वीडियो सारा अगर कंटिन्यू देखते हैं तो आपको लेखक के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं तो लेखक के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जो है उबाऊ है, बोरिंग लगेगा, फील होगा। ठीक है, कहानी तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन लेखक के बारे में पढ़ना होगा, इसलिए उसको जो है हम ऑब्जेक्टिव से ही टेकअप करेंगे। आगे है नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आते हैं? मनोवैज्ञानिकता का। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है मोटर कार को अगर खतरा था तो वो किससे था? वो था खोखा से खतरा था। ठीक है ना, मोटर कार को जो खतरा था वो किससे हो सकता था? तो वो खोखा से हो सकता था, कासू से। आगे हम लोग देखते हैं खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बंगला भाषा का शब्द है। हम बताएं बंगला भाषा में जो है खोखा बच्चा को, खोखी बच्ची को कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा था? यह बात कौन बोला था? पहले भी कहानी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, कौन बोला था? सेन साहब बोले थे। आगे हम लोग देखते हैं खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो आपको पता है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। क्लियर है? आगे आप लोग बताइए खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम क्या है बताइए? कासू। क्या नाम है? कासू। आगे हम लोग देखते हैं खोखा का नाम क्या है? कासू। ध्यान रखिएगा। विष के दांत कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो अपने पुत्र को जो है खोखा को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो एक अच्छा इंसान बन जाए, आदमी बन जाए, वही बड़ी बड़ा बात था, लेकिन उसको इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से जो है मदन पिटते रहता था, उसके लिए मार खाना आम बात था। तो किसके पिटता था? पिता से, अपना पिता से पिटता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? यह क्वेश्चन फिर आ गया है, तो पंडित रामावतार शर्मा था, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो सेन साहब जो है गिरधर लाल को जो है बुला करके जो है खोखा के, सॉरी, मदन की गलती के कारण जो है
सेन साहब जो है गिरधरलाल को बुला करके खूब फटकार लगाए थे, खूब डांटे थे गिरधरलाल को। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो किस वर्ग के? मध्यम वर्ग का, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था या शरीक होना चाहता था? तो कौन खेल था? लट्टू का खेल था। मदन जो है लट्टू नचा रहा था, कासू भी जो है उस खेल में शामिल होना चाहता था। आगे हम लोग देखते हैं, मदन की उम्र क्या है? 5 से 6 साल मदन की उम्र है। मदन की उम्र क्या है? 5 से 6 साल है ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। 7 से 8 साल मत मार दीजिएगा। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था गिरधरलाल का पुत्र था। नरेंद्र विचरण शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष कब बने? वो कब बने थे? तब 1959 में बने थे। कब बने थे? 1959 में बने थे। ध्यान में रखिएगा ये बात, ये क्वेश्चन ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी सब क्वेश्चन जो कहानी के आधार पर जवाब दे दीजिएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। नरेंद्र विचरण शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है, डेट याद रख लीजिएगा, डेट के साथ तो किस ईस्वी में हुआ था ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नरेंद्र विचरण शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 सितंबर 1961 को हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डेट के साथ याद रखिएगा। 12 सितंबर 1961 को नरेंद्र विचरण शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था हम बता दिए थे, पटना के बदरघाट में हुआ था ना, बताए ना। आगे हम लोग देखते हैं, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो इनकी रचना के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखिए, पहला एक रचना आ गया है इनका, दृष्टिकोण, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किनका रचना है? नरेंद्र विचरण शर्मा का रचना है दृष्टिकोण। भीमराव अम्बेडकर वाला भी रचना नोट कर लीजिएगा, इनका रचना है दृष्टिकोण, एक रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात से गर्व है? तो किसको गर्व है? माता पिता को इस बात को लेकर के गर्व है। आगे हम लोग देखते हैं, कौवा की जमात में, है ना, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया, है ना। मतलब कौवा की तुलना किससे किया गया है? मदन जो खेल रहा था लट्टू का खेल, तो उसको कौवा बोला गया है कहानी, मतलब कौवा से तुलना किया गया है। अब खोखा को जो है, कासू को जो है हंस बोला गया है, हंस से तुलना किया गया है। तो कौवा के झुंड में जो है हंस जो है जाने के लिए जो है ललक रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे आप लोग देखिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? किसके लिए अपना सिद्धांत बदल दिया था? अपना नियम घर का बदल दिया था? खोखा के लिए। किसके लिए? खोखा के अनुसार, याद रखिएगा। आगे है, सेन की कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो लड़कियां हैं 5। 5 लड़कियां का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और एक क्या नाम है देख लीजिएगा। उसके बाद सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। सोफर शब्द का अर्थ जो होता है वो ड्राइवर होता है ना। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नरेंद्र विलोचन शर्मा होंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सेन साहब की मोटर किस रंग की है? तो सेन साहब की मोटर कार जो है वो काली कलर की है, काले रंग की है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार की कीमत कितनी है? 7,500 रुपया है ना। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। सेन साहब किस बात को लेकर सबसे अधिक सख्त थे? तो सेन साहब जो थे अपने कार को लेकर के, कार की सफाई को लेकर के जो थे वो बहुत ही ज्यादा सख्त थे, ठीक है, याद रखिएगा। कार की सफाई को लेकर वो बहुत ज्यादा सख्त थे सेन साहब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेन साहब के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? मतलब 5 बेटी पर जो है बेटा उनको हुआ था, सबसे छोटा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम, उसको खोखा खोखा प्रेम से बोलते थे, लेकिन उसका नाम था कासू। क्या नाम था? कासू, कासू नाम था, ध्यान रखिएगा। खोखा को घर में कैसी छूट मिली हुई थी? सभी, हर बात की छूट उसको मिला हुआ था खोखा को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? ये क्वेश्चन बता चुके हैं, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। आगे हम लोग देखते हैं, पत्रकार अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो 5 वहां जब सेन साहब अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे थे तो उसमें से एक पत्रकार मित्र भी था, याद होगा आप लोग को। तो पत्रकार मित्र जो था वो अच्छा इंसान अपने बेटे को बनाना चाहता था। इसी बात से जो है सेन साहब बैठ जाते हैं, है ना। गरीब बच्चे का नाम क्या था? जो गरीब बच्चा था उसका क्या नाम था? मदन था, गिरधरलाल का बेटा।
अगला क्वेश्चन, मदन किस वस्तु को छूना चाहता था? मदन जो है कहानी में मोटर कार जो था, सेन साहब का जो मोटर कार था उसको छूना चाहता था उसको, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा था मदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदन को किसने धक्का दिया था? तो ड्राइवर ने धक्का दिया था। ड्राइवर, मदन जो है कार को छूने के लिए जा रहा था, ये बात जो है ड्राइवर को अच्छा नहीं लगा था। उसको डर था कि सेन साहब जो है उसको डांटेंगे, क्योंकि उसको सख्त आदेश दिया गया था सेन साहब के द्वारा, जो कोई भी जो है, कोई मोहल्ला का बच्चा जो है कार के नजदीक ना आए, कार को छुए नहीं। इसीलिए ड्राइवर जो है मदन को रोक रहा था, मदन नहीं रुका, इसीलिए जो ड्राइवर जो है उसको धक्का दे दिया और उसका घुटना फूट गया था। धक्का लगने से मदन के किस अंग पर चोट लगा था? घुटना पर लगा था। कहाँ लगा था? घुटना पर, है ना, अब ये बताए ना, घुटना पर लगा था। आगे देखते हैं, खोखा ने मोटर का कौन सा भाग तोड़ दिया था? लाल बत्ती, लाइट जो होता है, लाल बत्ती, लाइट पीछे में जो होता है उसको ईटा से, पत्थर से चूड़ दिया था। आगे, खोखा के हाथ में क्या था? जब लाइट तोड़ रहा था तो उसके हाथ में क्या था? पत्थर था, पत्थर से पूरा चूड़ दिया था। तब भी सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। देखिए इसको जो है अभी से ही जो है गाड़ी में कितना, गाड़ी के पास में जो है कितना दिलचस्पी है ना। खोखा की शरारत पर सेन साहब ने क्या किया? उसको बहुत प्यार किए थे। सेन साहब जो है खोखा शरारत पर जो है बहुत प्यार किए थे। अब मदन जो है बस गाड़ी को छूना चाहता था, उसको जो है धक्का दे दिया गया, उसका घुटना फूट गया था, खून निकल आया था, उसको अपमानित किया गया था, उसको गाली दिया गया था, है ना। आगे देखिए, से मदन के पिता का नाम क्या है? मदन के पिता का नाम क्या है? तो गिरधर लाल है, आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, गिरधर लाल कहाँ काम करता था? तो गिरधर लाल जो है आपका सेन साहब की फैक्ट्री में क्लर्क था, किरानी का काम करता था, जानते हैं आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, सेन साहब ने गिरधर लाल को किस बारे में चेतावनी दी थी? तो मदन को सुधारने को लेकर के उसको चेतावनी दी थी। कौन? सेन साहब डांटे थे, बुला करके बोले थे अपने बेटे को सुधार लो, है ना। आगे देखते हैं, मदन को उसके पिता ने क्यों मारा था? सेन साहब के डर से, सेन साहब के डर के कारण जो है गिरधर लाल जो है मदन को पीटा था। आगे हम लोग देखते हैं, अगले दिन खोखा कहाँ खेलने गया था? अगला दिन जो है खोखा कहाँ चला गया था? तो बगल वाली गली में चला गया था जहाँ पे मदन रहता था। मदन अपने दोस्तों के साथ में लट्टू का खेल खेल रहा था, खोखा भी जो है वहां पे चला गया था खेलने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, मदन अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो वहां क्या खेल, कौन सा खेल खेल रहा था? लट्टू का खेल खेल रहा था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, लड़ाई में मदन ने खोखा का क्या नुकसान किया था? तो उसका 2 दांतें आगे तोड़ दिया था। क्या किया था? 2 दांत तोड़ दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, लड़ाई के बाद गिरधर लाल की नौकरी का क्या हुआ था? तो नौकरी से निकाल दिया गया था। किसको? गिरधर लाल को। लड़ा था मदन खोखा, गिरधर लाल को बेचारा को निकाल दिया था। कितना अन्याय। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यही कहानी का मुख्य संदेश है। आगे हम लोग देखते हैं, मदन के स्वभाव में धीरे धीरे क्या परिवर्तन आया था? वह जिद्दी हो गया था, क्योंकि अपने पिताजी से जो है बार बार मार खा रहा था, इसीलिए उसके स्वभाव में जो है परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आया था? वो बहुत जिद्दी हो गया था, बहुत गुस्सेल हो गया था, बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेन साहब मदन की छोटी सी हरकत पर क्या मानते थे? सेन साहब जो है उनका अपना बेटा कुछ भी करे कोई मतलब ना है, उसको प्यार करते थे, मानते थे, शाबाशी देते थे। अब मदन जो है छोटा भी गलती करता था, छोटा भी हरकत करता था, उसको बड़ा अपराध मानते थे, बड़ा अपराध मान लेते थे। यही है गरीबी अमीरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, भेदभाव होता है, अच्छा बात ना। सेन साहब ने कहा कि ऐसे लड़के बड़े होकर क्या बनते हैं? तो चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। और ये सब गुण किसके में था? खोखा में था, उनका खुद के बेटा में था, दूसरे के बारे में बोलते। बहुत खराब आदमी थे सेन साहब, अच्छा बात नहीं है। गिरधर लाल सेन साहब की बात सुनकर क्यों चुप रहे? गिरधर लाल जो है सेन साहब की बात सुनकर क्यों चुप रहा था? वह गरीब था बेचारा और मजबूर था, इसीलिए जो है वो चुप रहता है। गरीबी क्या क्या नहीं करवाता है बताइए। इसीलिए पैसा कमाना चाहिए, बिना पैसा कुछ नहीं होता है। मदन की चीखें सुनकर सेन साहब ने क्या कहा? वो बोलते हैं अपने रूम में बैठ करके, क्या तमाशा लगा रखा है, क्योंकि मदन चिल्ला रहा था, उसको मार लग रहा था। आगे देखते हैं, खोखा की मां ने किसका पक्ष लिया था? तो मदन के रोने का कारण समझने की बात वो बोली थी ना, कहानी आप देखिएगा तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं, सेन साहब ने मदन के बिगड़ने का दोष किसे दिया था? बिगाड़ने का दोष किसे दिया था? मदन की मां को दिया था।
सेन साहब बोले थे ना कि इसकी गिरधरलाल समझदार व्यक्ति है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, लेकिन मदन को जो है उसकी माँ ही जो है उसको बिगाड़ करके रखी हुई है। सेन साहब ये बात बोले थे, तो मदन की माँ को ये जिम्मेवार ठहराए थे। आगे अगले दिन खोखा कहाँ खेलने चला गया था, तो गली में, बगल वाली गली में चला गया था खेलने के लिए, वहीं इसका दांत तोड़ दिया था मदन। आओ थोड़ा बताई दीजिए। मदन अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेल रहा था, लट्टू का खेल खेल रहा था। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। मदन ने खोखा से क्या कहा था, मदन कहा था खोखा को, जा अपने बाबू के मोटर पर बैठो, अपना बाप के मोटर पर जाकर के बैठो, यहाँ तुम्हारा लट्टू नहीं है, नहीं खेलने के लिए। यही बात से खोखा जो है चिढ़ गया, उसको जो है धक्का दे दिया, एक मुक्का मार दिया मदन के मुंह पर। अब मदन रुकने वाला नहीं था, वो जो है जम करके जो है पिटाई कर देता है, उसका आगे से दो दांत तोड़ लेता है, खिड़की निकाल देता है। आगे देखते हैं, खोखा ने गुस्से में मदन के साथ क्या किया, उसको पहले धक्का दे दिया था, ठीक है, फिर एक घुसा मार दिया। दोनों बच्चों के बीच क्या शुरू हो गई थी, दोनों जो है एकदम उठम पटकी लड़ाई करना चालू कर दिया। लड़ाई में मदन ने खोखा का क्या नुकसान किया था, तो लड़ाई में दो दांत तोड़ दिया। लेखक के अनुसार यह लड़ाई किन दो वर्गों की टक्कर है, अमीरी और गरीबी की लड़ाई थी। लड़ाई के बाद खोखा कहाँ चला गया, लड़ाई के बाद खोखा जो है मार खाकर खोखा भाग गया अपना घर। कहाँ भाग गया, अपना घर भाग गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लड़ाई के बाद मदन कहाँ चला गया, मदन बेचारा जो है डर से सोच रहा था आए घर जे मोत बड मार लग, सोच रहा था आज की मार जो है और दिनों की मार से बहुत ज्यादा होने वाली, इसलिए वो गली में ही अकेला छुपा रहा। जब रात हुआ उसको भूख लग गया, भूख लगा घर गया, घर में किचन में गया, किचन में पहले खूब खाया, अब खूब खा लिया, सोचा कि मार खाएंगे बाद, पहले शरीर में दम रहेगा तब ना मार खाएंगे, पहले खाना खा लिया। आगे हम लोग देखते हैं, सेन साहब ने गिरधरलाल के साथ क्या किया। सेन साहब ने गिरधरलाल के साथ क्या किया था, नौकरी से निकाल दिया। क्या होगा, दूसरा नौकरी मिल जाएगा। गिरधरलाल को कब तक मकान खाली करने के लिए कहा गया था, अगले दिन तक खाली करने के लिए कहा गया था। कर देंगे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यह बात सुनकर मदन कैसा महसूस करने लगा था, मदन ये बात सुना था, सब मम्मी उसके माता पिता जो माँ बाप जो है ये सब बात कर रहा था, तो मदन ये बात सुना, तो वो सुन करके जो है डर गया था, क्योंकि उसी के वजह से जो है परिवार मुसीबत में पड़ा था। तो वो क्या हो गया था, डर गया था। रात में बरामदे में किससे आवाज हुई थी, किससे उसका पैर टकराया था, तो लोटा से टकरा गया था, तब आवाज हुआ था। गिरधरलाल बाहर आकर क्या करने वाला था, तो मदन को मारने वाला था, लेकिन मारा नहीं मारा। अचानक गिरधरलाल का व्यवहार कैसा बदल गया, उसने मदन को गला लगा लिया। गिरधरलाल ने मदन की किस बात की प्रशंसा की, उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। गिरधरलाल सोचा या बोला, एक तुम्हारा बाप है जो सेन साहब के अंदर जो है उसके डर से जो है कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, जी हुजूरी में लगा हुआ रहता है। एक तुम हो जो उस खोखे का जो है दो दांत तोड़ देता है। वाह बेटा वाह, शाबाश। आगे देखते हैं, कहानी के अंत में मदन के आंखों में आंसू क्यों आ गया था, खुशी और सम्मान जो उसको मिला था, क्योंकि रोज तो कुटा रहा था, रोज मार खा रहा था, लेकिन इस दिन क्या हुआ था, खुशी उसको मिला था, क्योंकि उसको जो है सम्मान मिला था, बहुत प्यार मिला था, इसलिए खुशी और सम्मान के कारण जो है उसकी आंखों में आंसू आ गया था, इमोशनल हो गया था बेचारा। आगे देखते हैं, 20 के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है। समाज में सभी के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाना चाहिए। तो यही था आपका जो है 200 ऑब्जेक्टिव हो गया आपका 2 चैप्टर 1 जो नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, चैप्टर 2 जिसका नाम है 20 के दांत। इसमें जो है टोटल लगभग 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ था, जो ये सारा क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे जो पूछा जाएगा वो सारा भी क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, कुछ आपके लिए नया है उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव अगर आपका अच्छा है आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है इस वीडियो में जो जो नया चीज आपको लगा है उसको आप लिख लीजिए और आप कमेंट में जरूर ये लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस चैप्टर का आए, किस टॉपिक का आए, है ना। तो ध्यान रखिए।
बच्चा क्या करता है कि लास्ट में पढ़ता है, लास्ट में सोचेगा क्रैश कोर्स कर ले, जल्दी जल्दी में पढ़ ले, तो वो जो है ना जल्दी जल्दी वाला ही नंबर आता है, 300 350 में ही अटक जाता है। अगर 400 450 नंबर लाना है, 450 प्लस लाना है ना, तब आपको जो है अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अभी से भी पढ़ करके जो है 450 प्लस ला सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है 450 प्लस लाना, ठीक है ना। आप जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, नंबर आपको अच्छा आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप जुड़े रहिए और जैसे बोल रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो का जो है इंतजार कीजिए।